This conference will now be recorded. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने ऑप्शनल वाउचर और मेमोरेंडम वाउचर किए थे, तो उनकी थ्योरी भी हमारी कंप्लीट हो गई थी, प्रैक्टिकल भी हमारा कंप्लीट है। ओके, तो अगर उन दोनों में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, फिर आगे आज नेक्स्ट करवाते हैं। ठीक है, ऑप्शनल वाउचर और मेमोरेंडम वाउचर कंप्लीट हो चुके हैं, उनमें अब हमें कुछ भी नहीं करवाना। ठीक है, अगर किसी को कोई अभी डाउट है तो अभी पूछ लो कि क्या परेशानी है, समझ नहीं आया था कुछ। ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा, अदरवाइज फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हाँ ओके ठीक है। मेमो का प्रैक्टिकल, मेमोरेंडम का प्रैक्टिकल हमने किया था शायद से, एक मिनट लगे दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, लास्ट क्लास में किया था हमने। हाँ इंद्रजीत बोलो, क्या क्या बोल रहे हो, बात पूरी लिखा करो ना वहाँ पे मैसेज में, सर लिख के छोड़ दोगे, मुझे समझ कैसे आएगा क्या कह रही है। ठीक है, मेमोरेंडम वाउचर हमने बनाया था मगर उसको हमने कन्वर्ट कर दिया था पेमेंट वाउचर में। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको कैसे करेंगे। जैसे पेमेंट वाउचर हमने एक बनाया था ये, हाँ ठीक है ये वाला, तो इसको हम या तो ऑप्शनल बना सकते हैं, ऑप्शनल बना देंगे तो कंट्रोल एल करेंगे, और अगर मेमो बनाना है तो कंट्रोल F10 करेंगे यहाँ से, तो ये मेमोरेंडम वाउचर बन जाएगा। ठीक है, देखो मेमोरेंडम नंबर 1 आ गया। ठीक है, और दोनों की कंडीशन हमने लिखी थी यहाँ पे, कंडीशन हमें पता है कि कंडीशन क्या है इनकी। ठीक है, मेमोरेंडम वाउचर किस सिचुएशन में बनता है और ऑप्शनल वाउचर किस सिचुएशन में बनता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने थ्योरी भी लिखवाई थी ताकि आपको दोनों में के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाए, दोनों की सिचुएशन और कंडीशन समझ में आ जाए अलग अलग से। ठीक है, मेमोरेंडम वाउचर के लिए आपको सेम मेमोरेंडम वाउचर आपको एक तरह का अकाउंटिंग वाउचर है। आप जब अकाउंटिंग वाउचर खोलोगे तो यहाँ से आपको कंट्रोल F10 का ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप मेमोरेंडम वाउचर तैयार कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शनल वाउचर कोई वाउचर नहीं है, वो आप किसी भी वाउचर को ऑप्शनल बना सकते हो। ठीक है, जितने भी तरह के आपके अकाउंटिंग वाउचर हैं उनको आप ऑप्शनल बना सकते हो। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक विक्रम, समझ में आ गया। हाँ जी ठीक है, इंद्रजीत आपको कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखिए आज हम टैक्सेशन का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यानी कि जो टैक्सेशन हमें करना है। ठीक है, तो नॉर्मल अकाउंट इन्वेंट्री वाउचर अकाउंटिंग वाउचर हमारे हो चुके हैं लगभग सब कुछ खत्म। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से प्रैक्टिस अलग अलग असाइनमेंट में करवा चुका हूँ। ठीक है, और काफ़ी सारा असाइनमेंट है वो करवा दूंगा मैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई डाउट आता है तो या तो आप उसको खुद दूर कर लीजिए असाइनमेंट के थ्रू, जो भी आपकी परेशानी आती है, और अगर ऐसा कोई डाउट आता है जो नहीं होता क्लियर, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको करवा दूंगा। ठीक है, तो टैली लगभग हम कर चुके हैं। टैली के अंदर हमारा टैक्सेशन का पार्ट रहता है, कि टैक्सेशन का पार्ट जैसे TDS, TCS और सर्विस टैक्स हम एंट्री कर चुके थे सर्विस टैक्स की। तो इस तरह से सर्विस टैक्स भी हमारा नॉर्मल, किसी सर्विस के ऊपर अगर हमें सर्विस टैक्स देना है तो वो दे सकते हैं। फिर बाद में आता है आपका लिमिटेशन ऑफ वैट, वैट की लिमिटेशन क्या क्या होती है। ठीक है, उसके बाद फाइनली आपका आएगा GST, कि आप GST टैली के अंदर किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो TDS से हमारा टैक्सेशन स्टार्ट हो जाता है, TDS उसके बाद TCS। ठीक है, इस तरह से। तो आज हम TDS करेंगे। एक मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ इनसे।
हाँ ठीक है, देखिए थोड़ी थोड़ी थ्योरी है, कोई ज़्यादा इसमें बहुत बड़ा काम नहीं है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी हम थ्योरी लिखेंगे और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम अपने कंसेप्ट को समझते जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले मैं भर के लिखवा दूँ उसका समझाऊँ। ठीक है, दो दो पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ हम लिखते जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम समझते जाएंगे कि टीसीएस क्या है, कब इम्प्लीमेंट हुआ, ठीक है, किस तरह का टैक्स है, यानी कि डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, और नॉर्मली इसको किस तरह से सेटअप करते हैं हम टैली के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे। ऐसा नहीं कि हम एक ही क्लास में सब कुछ फिनिश करने की सोचें, नहीं, हम आराम आराम से इसको भी कंप्लीट कर देंगे जैसे हमने बाकी का कंसेप्ट क्लियर किया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको टीडीएस बता रखा है, डायरेक्टेड एट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बता रखी है सबसे ऊपर आपको। उसके बाद बता रखा है कि ये किस तरह का टैक्स है। इट मीन्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बाय इंडियन अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, 1961 का जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही टीडीएस को माना जाता है। ठीक है, इंडियन अथॉरिटीज या इंडियन गवर्नमेंट के जरिए। ठीक है, तो उसको नोट डाउन कीजिए, फिर आपको समझाते हैं। हाँ सुभाष, टाइम से आया करो, ठीक है, कोई बात नहीं।
ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो जाए तो बताना, ये 2 पैराग्राफ्स हैं। हाँ, यहाँ तक सब बच्चों का हो गया। हाँ ठीक है, मेघा ने कर लिया है। ठीक है, जो लेट आए थे सुभाष और क्या नाम है इनका, महरप्रीत कौर, आप लोगों ने कर लिया इसको? देखो ये उधर वेट कर रहा है। हाँ ठीक है सरिता। हाँ ठीक है, देखो ये समझाते हैं आपको थोड़ा सा कि मेनली टीडीएस है क्या और क्यों गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट करा। ठीक है, टीडीएस किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो इंडिया में एक बोर्ड बनाया गया है आपके टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए, उनके जो भी देखभाल करने के लिए कि कोई, ठीक है, टैक्स में कोई गड़बड़ है या टैक्स से रिलेटेड कोई नए रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो इन सब के लिए बोर्ड बनाए गए हैं अलग अलग। ठीक है, तो इस तरह का बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड आपका ये जो टीडीएस को मैनेज करने का सारा काम करता है। ठीक है, it was introduced to collect tax at the source from where an individual's income is generated। तो मेनली टीडीएस का क्या काम है कि जहाँ पे इंडिविजुअल की इनकम जनरेट हो रही है वहां से टैक्स को कलेक्ट करना। ओके, the government uses TDS as a tool to collect tax in order to minimize tax evasion। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसको एज अ टूल, एक टूल की तरह यूज करती है। ठीक है, कैसे? एक टूल की तरह यूज करती है, जैसे इंडिविजुअल की इनकम जनरेट होती है वहीं पे सीधा वो टैक्स पे करता है उस इनकम के साथ। ओके, तो इससे क्या होता है, टैक्स में जो और तरह के जो गड़बड़ या घोटाले जो भी होने होते हैं वो उनसे बचा जा सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको एक टूल की तरह यूज कर दिया ताकि गवर्नमेंट को हर किसी पर नजर न रखनी पड़े, यानी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन या कोई भी इनकम, ठीक है, एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा होती है तो उसमें टीडीएस लग जाता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इट इज जनरेटेड rather देन एट अ लेटर डेट। ठीक है, जब भी वो इनकम जनरेट हो, यानी कि अगर इनकम जनरेट हो रही है, अमाउंट प्रोसेस में आ रहा है, तो उस अमाउंट के ऊपर टीडीएस आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया यहाँ तक कि टीडीएस क्या है और टीडीएस गवर्नमेंट इसको किस तरह से यूज करती है।
ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको ठीक है टीडीएस इज एप्लीकेबल। ठीक है, काफी जगह पे टीडीएस एप्लीकेबल होता है, तो कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है वो आपको यहाँ पे बता रखा है। टीडीएस इज एप्लीकेबल ऑन वेरियस इनकम्स। ठीक है, कई तरह की इनकम होती है, सिर्फ सैलरी ही आपकी इनकम नहीं होती, किसी इंडिविजुअल की इनकम होती है, तो हम उसको सिर्फ सैलरी नहीं बोल सकते। ठीक है, कई तरह की इनकम्स होती हैं, जैसे सैलरीज हो गई, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गई, यानी कि अगर आपने कहीं पर कोई एफडी वगैरह जमा करवा रखी है, आपने किसी को पैसे दे रखे हैं, ठीक है, तो उस पर आपको इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो भी आपकी एक तरह की इनकम ही है। कमीशन रिसीव्ड हो रहा है, कोई डिविडेंड है, जो डिविडेंड आपने सेल किए हैं उनकी आपको इनकम हो रही है। ठीक है, तो कई तरह की इनकम्स आपको यहाँ से देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये दो पैराग्राफ इनको नोट डाउन कीजिए फटाफट से, फिर इसको समझाते हैं कि टीडीएस कैसे अलग अलग तरह के ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल होता है। ओके, नोट डाउन कीजिए इसको ध्यान से।
हाँ ओके, यहाँ तक किस किस बच्चे का हो गया ये 2 पैराग्राफ्स? हाँ ठीक है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं इसको समझा देता हूँ। ठीक है, सेकंड पैराग्राफ में आपको बता रखा है टीडीएस इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल इनकम्स एंड पर्संस फॉर ऑल ट्रांजैक्शन। मतलब जैसे टीडीएस हमारी इनकम के ऊपर लगता है, ठीक है, जैसे सैलरीज हो गई, इंटरेस्ट वगैरह है, या डिविडेंड है, या कमीशन है, ठीक है, मगर इसमें आपको एक बता भी रखा है एक अलग से ऑप्शन कि ये सारी इनकम्स के ऊपर नहीं लगता, या फिर जो सारे पर्सन होते हैं उनके ऊपर नहीं लगता। ठीक है, अब देखो कैसे। डिफरेंट टीडीएस रेट्स हैव बीन प्रेस्क्राइब्ड बाय इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट में जो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो टीडीएस की रेट प्रेस्क्राइब यानी कि जो बता रखी है, वही रेट सबकी एप्लीकेबल होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, फॉर डिफरेंट पेमेंट एंड डिफरेंट कैटेगरीज। ठीक है, अलग अलग तरह की पेमेंट और अलग अलग तरह की जो रिसिप्टेंट की कैटेगरी होती है उनके लिए गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा प्रेस्क्राइब्ड टीडीएस की रेट्स हैं, उन्हीं को यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, पेमेंट ऑफ रिडेम्पशन प्रोसीज्ड बाय डेट म्यूचुअल फंड। यानी कि डेट म्यूचुअल फंड से अगर कोई रिडेम्पशन की पेमेंट अगर आप करते हो, ठीक है, रिडेम्पशन क्या होता है? रिडेम्पशन एक तरह से रिडेम्पशन बोलेंगे कि जैसे जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट का या तो पूरी इन्वेस्टमेंट को सेल कर देते हैं, ठीक है, या फिर उसका कुछ पार्ट शेयर सेल करते हैं, जैसे बॉन्ड्स हो गए या म्यूचुअल फंड्स वगैरह हो गए या शेयर्स हो गए, तो शेयर पूरे शेयर वो नहीं सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक तरह से रिडेम्पशन। तो रिडेम्पशन की जो पेमेंट होती है, ठीक है, प्रोसीड होती है, अगर वो म्यूचुअल फंड डेट म्यूचुअल फंड के अकॉर्डिंग अंडर में हुई है तो उसके ऊपर, हाँ देखो ध्यान से देखो, बाय डेट म्यूचुअल फंड टू अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इज नॉट सब्जेक्ट टू टीडीएस। ठीक है, अगर कोई इस तरह का रिडम्पशन की पेमेंट हो रही है और जो इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट इंडिया का रेजिडेंशियल है, ठीक है, तो वो सब्जेक्ट के टीडीएस के अंडर में नहीं आता। लेकिन अगर इसी की जगह पे कोई नॉन रेसिडेंट इंडियन है तो वो टीडीएस के अंडर में आता है। ठीक है, तो अगर आप इंडिया में इंडिया के रेसिडेंशियल हो तो आप इस तरह की जो पेमेंट होती है उसके अंडर में आप टीडीएस नहीं पे करना पड़ता आपको। लेकिन वहीं पे अगर आप कोई नॉन एनआरआई वगैरह हो जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, ठीक है, तो वो टीडीएस पे करेगा इस तरह की पेमेंट्स के ऊपर भी। ठीक है, अब आगे आते हैं थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पे आपको बता रखा है कि टीडीएस क्या चीज है। टीडीएस वर्क ऑन TDS work on the concept that every person making specified type of payment to any person। ठीक है, मेनली जो TDS को किस लिए बनाया गया, ठीक है, कब और किस कहाँ पे TDS डिटेक्ट होता है, ठीक है, आगे आपको और भी ज्यादा एग्जांपल बताए जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इन 2 पैराग्राफ्स को भी नोट डाउन कीजिए, फिर आपको समझा दें। ठीक है, ये हेडिंग भी नोट डाउन कर लेना कि व्हेन एंड हाउ टू डिटेक्ट TDS, कहाँ कहाँ पे और किस किस तरह से TDS डिटेक्ट होता है।
हाँ ओके ठीक है, यहाँ तक हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो यहाँ पे आप, हाँ ठीक है, यहाँ पे आपको बता रखा है कि जो टीडीएस वर्क करता है वो कैसे करता है, दैट एवरी पर्सन, मेनली जो गवर्नमेंट है उसका कंसेप्ट क्या है कि हर इंसान किसी न किसी तरह की पेमेंट करता है किसी न किसी दूसरे तरह के इंसान को। ठीक है, तो वहीं पे हम उसको टैक्स, जो भी उसका टैक्स लग रहा है उसको डिडक्ट कर देंगे एट द रेट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड इन द इनकम टैक्स, और रेट हम क्या रखेंगे जो भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बताई गई है। ठीक है, तो इस तरह की ट्रांजैक्शन में हम टैक्स को डिडक्ट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हेन एंड हाउ टू डिडक्ट टीडीएस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर सच एज सैलरीज, लॉटरीज एंड इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स। ठीक है, लॉटरीज जो होती है, लॉटरीज के ऊपर भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो लॉटरीज जो होती है उनके ऊपर भी टीडीएस डिडक्ट होता है, और आपको इंटरेस्ट जो बैंक वगैरह से मिल रहा है उसके ऊपर भी होता है। पेमेंट ऑफ कमीशन, कमीशन की पेमेंट होती है। रेंट पेमेंट होता है, पेमेंट ऑफ फ्रीलांसर्स, सॉरी पेमेंट टू फ्रीलांसर्स। ठीक है, फ्रीलांसर्स को जो पेमेंट हो रही है, उनको, उन्होंने जो काम किया है उसके काम की पेमेंट हो रही है। खुशी, हाँ कोई बात नहीं, देखते हैं 45 मिनट प्लस अगर आपकी प्रेजेंट रहेगी तो, अभी तो टाइम है, अभी तो 5:09 हुए हैं। ठीक है, 5:25 तक क्लास कंडक्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं किसमें आते हैं, टीडी अंडर टीडीएस में आते हैं। एंड व्हेन मेकिंग पेमेंट्स अंडर दीज सेगमेंट्स, अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल पेमेंट इज withheld by the source that is making the payments। ठीक है, तो इन इस तरह की जितनी भी पेमेंट्स होती हैं वो सारी की सारी इस सेगमेंट में आती हैं। ओके, उसके बाद इसमें आपको बता रखा है डिडक्टर और डिडक्टिव क्या होता है। ठीक है, तो डिडक्टर यहाँ से आपको बता रखा है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, डिडक्टर क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है, और उसके बाद आपको नीचे एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, कि डिडक्टिव कौन है यहाँ पे और डिडक्टर कौन है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। प्रॉपर एग्जाम्पल को भी नोट डाउन करना है, क्योंकि आगे जो सॉल्यूशन आएगा वो इसी एग्जाम्पल का होगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम करते हैं काम। तो इस एग्जाम्पल को ध्यान से नोट डाउन करना, अमाउंट वगैरह जो भी है डेट के साथ, क्योंकि इसी एग्जाम्पल का हम आगे सॉल्यूशन करेंगे, जो भी आगे स्क्रीनशॉट वगैरह मैंने दे रखे हैं। ठीक है, नोट डाउन कीजिए इसको।
This conference will now be recorded. हाँ ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का हो गया। हाँ ठीक है, खुशी अनुराग और किसी बच्चे का हो गया, लगभग सबका ही होगा, थोड़ा सा ही लिखने का था कंटेंट। ठीक है, अब देखो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ ये कि डिटेक्टर क्या होता है। द सोर्स विच कैन बी अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज द डिटेक्टर। ठीक है, जो भी सोर्स होता है, ठीक है, यानी कि जिसको पेमेंट मिल रही होती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट होता है डिडक्टिव, द पर्सन होज पेमेंट इज गेटिंग डिडक्टेड, जिसकी पेमेंट डिडक्ट हो रही होती है, ठीक है, इज कॉल्ड द डिडक्टिव। फॉर इंस्टेंट, ठीक है, अभी के लिए हम क्या कर देते हैं, जॉन स्मिथ एलएलपी पेड ऑडिट फीस टू विकास गुप्ता। ठीक है, जॉन स्मिथ एलएलपी यानी कि कोई कंपनी है जॉन स्मिथ के नाम से, ठीक है, उसने क्या करा, ऑडिट फीस दी है विकास गुप्ता को। तो यहाँ पे डिडक्टर कौन हो गया, ठीक है, डिटेक्टर हो गए जॉन स्मिथ एलएलपी जो कंपनी है, ठीक है, जो ऑडिट फी दे रही है विकास गुप्ता को, यानी कि विकास गुप्ता कोई ऑडिटर होगा या फिर कोई सीए वगैरह होगा या कोई अकाउंटेंट रहा होगा, तो उसने ऑडिट फीस, ऑडिट का काम करा होगा, तो उसको ऑडिट फीस दे रही है एलएलपी कंपनी। तो कंपनी आपकी डायरेक्टर हो गई और डायरेक्टर कौन होगा, विकास गुप्ता, क्योंकि विकास गुप्ता की पेमेंट में से वो अमाउंट कट रहा है। ओके, तो डिटेक्टिव वही तो होता है, होज पेमेंट इज गेटिंग डिडक्टेड, तो जिसकी पेमेंट डिडक्ट हो रही है वो आपका डिडक्टिव होगी। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है। अगर कोई डाउट आता है कि किस तरह के, ठीक है, टीडीएस आप लोगों का कुछ बच्चों का शायद पहले भी हो चुका है, तो उसको कोई इस पर इशू नहीं है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल शुरू से कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले का हमें कुछ याद होना चाहिए, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं टीडीएस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बिल्कुल शुरुआत से कि टीडीएस क्या होता है, कब लागू होता है और किस तरह से कौन कौन से जो कंपोनेंट होते हैं उसके यूज होते हैं, जैसे डायरेक्टर हो गया और डिडक्टिव हो गया। डिडक्टर और ये इंसान भी हो सकते हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं, विक्रम ये कोई भी हो सकते हैं। अगर दो कंपनी आपस में पेमेंट रिसीव और पे कर रही है तो वो कंपनीज होगी दोनों, अगर वो दोनों इंसान है तो वो दोनों इंसान भी हो सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। हाँ, एग्जाम्पल में जैसे आपको यहाँ बता रखा है, यानी कि जिस पर्सन की पेमेंट डिडक्ट हो रही है, यानी कि जिस पर्सन को पैसे मिल रहे हैं, जिसकी इनकम हो रही है, वो पर्सन तो आपका डिडक्टिव हो गया। ठीक है, यानी कि जिसको इनकम मिल रही है उसकी इनकम में से तो कुछ पार्ट कटेगा ही कटेगा। और डिडक्टर हो गया आपका वो पर्सन, जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो उस पेमेंट को काट रहा है, यानी कि उससे जो पेमेंट आगे पर्सन को देनी चाहिए उसमें से कुछ पैसे टीडीएस के अपने पास रख रहा है, फिर आगे वो फाइनली गवर्नमेंट को जमा करें, इस तरह से। ठीक है, डिडक्टर डिडक्टर टीडीएस को काटने वाला, डिडक्टिव टीडीएस को कटवाने वाला, जिसकी टीडीएस कट रही है। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, एक कंपनी है जो ऑडिट फीस दे रही है विकास गुप्ता को, तो कंपनी आपकी डिडक्टर हो गई और विकास गुप्ता जो आपका इंडिविजुअल है वो आपका डिडक्टिव हो गया, क्योंकि उसकी फीस कटने वाली है। ठीक है, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट आपका है एक, हाँ ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाउ टू एक्टिवेट टीडीएस इन टैली। तो सिंपल, आपको एक्टिवेशन पता है, यहाँ से स्टेप लिख सकते हो आप। ठीक है, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन के अंदर आप यहाँ से टीडीएस को इनेबल करो। ओके, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बताते हैं।
वीडियोस में डेट के साथ टॉपिक नेम भी लिखवा दो। ठीक है, मैं बोल दूंगा इस बारे में सर से, अगर पॉसिबल हुआ तो ऐसा भी करवा देंगे, नहीं तो फिर आप एक और काम कर सकते हो ना, जिस डेट में मैं आपको क्लास देता हूँ तो उसमें कुछ ना कुछ थ्योरी में लिखवाता ही, ठीक है, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों मिक्सअप करवा देता हूँ। तो जो थ्योरी लिखते हो आप, जिस डेट पे लिखते हो तो डेट और टॉपिक आप अपने नोटबुक पे नोट करते ही हो, तो सेम उसी को देख के आप अपनी वीडियोस भी देखा करो, यानी कि कौन सी वीडियो कौन सी डेट की वीडियो देखनी, तो टॉपिक आपके पास पता है कि अभी मुझे इस टॉपिक की वीडियो देखनी है, तो सीधा डेट चेक करी, ऐप पे जाके उस डेट की वीडियो निकाली और आपको सेम टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी। इस तरह से भी काम कर सकते हो, ठीक है। डेट ही तो नोट नहीं की भाई, क्या नोट करते हो, डेट तो काम शुरू होने से पहले डेट आधा डालो, डेट नोट कर लेंगे, डेट लिखो उसका, उस डेट का काम लिखो कि क्या काम किया। वीडियोस में जो स्क्रीन शो होती है वो ब्लर होती है विक्रम, वो स्क्रीन ब्लर आती है आप जो वीडियोस वगैरह देखते हो। नहीं, ब्लर तो नहीं आनी चाहिए वीडियो, मैंने भी देखी है वीडियोस तो एकदम क्लियर आती हैं। हाँ एकदम, जैसे नॉर्मली ये गो टू मीटिंग वाली वीडियो मैंने देखी है, तो इसकी तो वीडियो जूम वगैरह वीडियो तो सबकी क्लियर आती है, क्योंकि वीडियोस तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है ना सीधा। तो क्या पता खुशी आपका इंटरनेट का इशू हो, तो इस वजह से वो क्लियर ना हो पाती हो, बफरिंग वगैरह का टाइम देती है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन का भी इशू। इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी इशू होता है कभी। हाँ ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं तक करेंगे। टीडीएस को बस हमने एक्टिवेट किया है अभी, अब टैली में हमने उसको एक्टिवेट कर दिया, आगे टीडीएस की डिटेल्स वगैरह किस तरह से फिल करनी है, किस तरह से पार्टीज बनानी है टीडीएस की, वो हम सारा कुछ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, ठीक है, क्लास फिनिश करते हैं फिर। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।